So hello everyone, it's me प्रशांत. I welcome you all to graduate yourself. आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा राजस्थान राज्य में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। इस टॉपिक पर मैं एक लेक्चर पहले भी ला चुका हूं। ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है और जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये वीडियो एंटी डिफेक्शन लॉ का एक्सप्लेन करेगा और आप समझेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल विरोधी कानून क्या आज की परिस्थितियों में रेलेवेंट है या फिर इसकी कमियों का फ़ायदा उठाकर देश के विभिन्न राज्यों में सरकारें बदल दी जाती हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला राजस्थान सरकार में, जहां पार्टी के यंग और सीनियर नेता सचिन पायलट ने अपने रिबिलियस तेवर दिखाते हुए गहलोत सरकार की राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में माइनॉरिटी स्ट्रेंथ क्लेम की और कहा कि कैसे उनके पास 30 विधायकों का सपोर्ट है और इस प्रकार राजस्थान सरकार जो कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के अंडर आती है वो माइनॉरिटी में चली गई है। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार में आने वाले कुछ दिनों में कुछ नए घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। पूरा घटनाक्रम मैं अपने पहले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो संक्षिप्त में एक बार फिर से हम घटनाक्रम को समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की आपको क्वेरी है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी मिलूँगा और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स देन यू कैन जस्ट मेल मी और ये मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो गाइस, लास्ट के वीडियो में हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली थी। इस फिर से हम रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई 12 जुलाई से, जब सचिन पायलट जो कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे और डिप्टी सीएम राजस्थान भी थे, उन्होंने क्लेम किया कि उनको एटलीस्ट 30 एमएलएज का सपोर्ट है और जो प्रदेश में कांग्रेस सरकार है अंडर अशोक गहलोत वो माइनॉरिटी में चली गई है। तो अब हम देखते हैं ये जो रिफ्ट था, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, वो 2018 इलेक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो अब हम देखते हैं सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से सैक कर दिया जाता है अलॉन्ग विद 2 अदर मिनिस्टर्स नेम्ड विश्वेंद्र सिंह एंड रमेश चंद्र मीना। और इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उन्होंने पार्टी मीट जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी अशोक गहलोत के द्वारा उसमें जाने से मना कर देते हैं, मतलब वो उस पार्टी मीट को अटेंड नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है कि राजस्थान कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करती है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 19 डिसेंडेंट एमएलएज जो उनके साथ सपोर्ट में एमएलए थे सचिन पायलट के साथ। उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेके राजस्थान सरकार एक रेजोल्यूशन पास करती है। अब उसके बाद क्या होता है, राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी एक नोटिस सर्व करते हैं 19 कांग्रेस एमएलएज को अलॉन्ग विद सचिन पायलट। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये डिसीजन होता है उनके पास नोटिस जाती हैं, तो सचिन पायलट अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले सचिन पायलट राजस्थान हाई कोर्ट मूव कर जाते हैं चैलेंजिंग द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस ऑफ द राजस्थान स्पीकर। तो ये क्विक रिकैप आपको बताया मैंने राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के रीसेंट डेवलपमेंट्स पे। अब जो मेन डिस्कशन हमारे इस टॉपिक का है, जिसमें अभी मैंने बताया कि कैसे 19 एमएलएज को नोटिस सर्व की जाती है और कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करते हैं अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से वो रीजंस होते हैं, कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे एक पार्टी एमएलए को या पार्टी मेंबर को या हाउस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी तथा किस बेसिस पे सारे मेंबर्स जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को स्विच करते हैं वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन अर्थात दल बदलना। So, jumping from one political party to another political party after being elected. जब एक मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में स्विच कर जाता है तो उसे हम डिफेक्शन कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं इस लॉ के बारे में, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ।
So here the anti-defection law added to the constitution as the 10th schedule by 52nd amendment during Rajiv Gandhi's tenure as the prime minister in 1985 makes it mandatory that 2/3 of the strength of a party should agree for a merger. तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 1985 में राजीव गांधी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे उनके समय भारतीय संविधान में 10th शेड्यूल ऐड करके एंड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट इसे ऐड किया गया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि इसमें अगर 2/3 ऑफ द मेंबर कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर 2/3 मेंबर्स स्विच करते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा और हम उसे नाम देते हैं मर्जर। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। सो इट ट्राइज टू प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग दैट लेजिस्लेटर डू नॉट स्विच साइड्स एंड रेड्यूस गवर्नेंस टू अ माइनॉरिटी मिडवे ड्यूरिंग देयर टेन्योर। इस कानून का मुख्य उद्देश्य पार्टी एमएलएस को पार्टी स्विच करने से रोकना था, अर्थात जिससे वो पार्टी स्विच ना कर सके और एक गवर्नमेंट जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टेट में होगी वो कहीं माइनॉरिटी में ना आ जाए और एक सरकार जो अभी तक मेजॉरिटी में चल रही थी वो अचानक फॉल कर जाए। सो बेसिकली दिस लॉ इज़ कंटेन्ड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it was introduced by the 52nd amendment in 1985. The most important point of this law is that it lays down the process of disqualification on ground of defection. That is, any member who has switched his party will be considered as defector and will have to give his house membership if he is found defection with his own party. तो ऐसा माना गया कि एक बार अगर ऐसा लॉ आ जाता है कि पार्टी मेंबर्स को पार्टी स्विच करने से रोकता है तो उससे क्या होगा कि जो सरकार रन कर रही होती हैं स्टेट्स या सेंटर्स में वो अचानक माइनॉरिटी में नहीं आएंगी और इससे एक गवर्नेंस को नुकसान नहीं होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज कि राज्य की जितनी भी असेंबलीज होती हैं एज वेल एज द पार्लियामेंट अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा, हर जगह ये दोनों जगह ये एंटी डिफेक्शन लॉ बराबर वर्क करता है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम देखते हैं कि 1960s में ये जो डिफेक्शंस थे ये बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम्स में ले आ रहे थे। सो 1960 वाज अ पीरियड दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोलिशन एरा। यहाँ से कोलिशन गवर्नमेंट्स स्टार्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं 1967 से 1978 के बीच में तो 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ऑलमोस्ट 1900 एमएलएज डिफेक्टेड टू अदर पार्टीज़। 1967 से 1971 के बीच में 172 एमपीज़ और लगभग 1900 एमएलएज डिफेक्ट करते हैं, पार्टी स्विच कर जाते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी के। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए। इससे रिलेटेड एक बहुत ही रोचक किस्सा है। 1967 में हरियाणा के एक एमएलए थे गयालाल, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी स्विच कर ली थी और उसी के चलते एक फ्रेज़ पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चलन में आया उस दिन से, जिसे कहते हैं आया राम गया राम पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ें थी वो 1967 से 1985 तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई। लोग मेंबर्स पार्टी स्विच कर जाते थे और इस तरह जितनी भी गवर्नमेंट्स होती थी वो कांस्टेंट फॉल हो जाती थी। सो ड्यू टू विच मेनी अ टाइम्स दिस क्रिएटेड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री। अब जब ऐसा देखा गया कि कोई भी सरकार अपना 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं कर पा रही है और जब मन होता है जिस मेंबर का वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को स्विच कर जाता है और अपनी पार्टी को ही धोखा दे देता है तो उससे क्या होता है, सरकारें गिर जाती हैं। तो इन सब को देखते हुए 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया पार्लियामेंट में और इसे एक लॉ का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं जो ओरिजिनल लॉ था, इसमें बाद में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे 2003 में 91st अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। तो जो ओरिजिनल लॉ था, सो ओरिजिनल लॉ डिफाइंस डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पार्टी एज मर्जर अवॉइडेड पेनल्टी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो ओरिजिनल लॉ में ऐसे
रूल्स थे कि अगर 1/3 मेंबर्स किसी पार्टी के स्विच करते हैं दूसरी पार्टी में, अपना सपोर्ट दूसरी पार्टी को दे देते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा और उसे नाम दिया गया था मर्जर, कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर हो जाएगा। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वो स्विच कर जाते हैं 1/3। फिर ऐसा देखा गया कि जो छोटे राज्यों में हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। इन लूप होल्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो जो छोटे राज्य थे वहाँ इस एंटी डिफेक्शन लॉ का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता था, वहाँ ये सही से अप्लाई नहीं हो पाता था। इसको ध्यान में रखते हुए 2003 में 91st अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस 1/3 को 1/3 को 2/3 कर दिया गया कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स पार्टी स्विच करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा और वो एक मर्जर कहलाता है। So, the 2003 amendment stated at least 2/3 members of a party must favor merger to gain validity before the law. अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स पे कि किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे एक मेंबर जो कि पार्टी स्विच करता है या ऐसी चीज़ें करता है जो उसकी पार्टी के लिए, पार्टी के कंडक्ट के लिए सही नहीं है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सो द प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस आर गिवन इन द स्लाइड्स। सो एज पर द लॉ there are 2 grounds on which a member of legislature can be disqualified. 2 ग्राउंड बनाए गए जिसके तहत कोई मेंबर लेजिस्लेचर से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला था मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर वॉलंटरली रिज़ाइन करता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा और वो उस सदन का मेंबर नहीं रहेगा। Even without resigning, a legislator can be disqualified by if his conduct the speaker chairman infers that he has voluntarily given up the party membership. Now, if legislators vote against the party's direction or if his or her conduct is not condoned by the party. अब क्या होता है, हाउस में कोई लेजिस्लेटर जब अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करता है, सो एज पर द लॉ उसका कंडक्ट अनफेयर माना जाता है और इस तरह वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर आसान शब्दों में हम समझें तो अगर कोई बिल पास होना है असेंबली में और उस पर वोटिंग होनी है तो किसी पार्टी का मेंबर अपने पार्टी के व्हिप के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं करता है और उसके अगेंस्ट कर देता है तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और उस बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं that if at least 2/3 of the members of a particular party decides to merge with another party, कि अगर 2/3 members, जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया था, 2/3 members किसी पार्टी के मर्ज कर जाते हैं दूसरी पार्टी के साथ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा। एंड द अदर वन इफ़ ओरिजिनल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अब कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी ही कंप्लीट मर्ज कर जाती है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अपना सपोर्ट दे देती है तो उसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली माना जाएगा। अब इस सब के बीच में हम देखते हैं कि ये जो डिसीज़न होता है डिस्क्वालीफाई करने का वो किसका होता है। सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेजिस्लेटर डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द पिटीशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स स्पीकर ऑफ द हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसका स्पीकर को ये पावर्स होती हैं कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो तभी डिस्क्वालीफाई कर सकता है जब सेम पार्टी की कोई मेंबर या तो पार्टी या कोई पार्टी का कोई भी मेंबर रिटन पिटीशन डालता है किसके पास, स्पीकर के पास, रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द डिफेक्टेड मेंबर, तभी वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती हैं रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर हम बात करें 1992 में एक डिसीज़न आया जिसके तहत कोर्ट इंटरवीन कर सकता था रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स, दैट इज़ ही कैन टेक रिव्यू पिटिशंस, बट इवन देन ऑल्सो देयर इज़ अ special case, that is courts can only intervene after the decision of the presiding officer। जब presiding officer अर्थात जो स्पीकर होगा वो अपना डिसीज़न देगा उसके बाद ही कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशंस हैं, उन पे बात कर ली जाए। सो इन रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस
in 1994, in the absence of formal resignation by the members, giving up membership can be inferred by conduct. सो रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई मेंबर फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं देता है स्पीकर को, देन ऑल्सो हिज रेजिग्नेशन कैन बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंडक्ट. ओके. एंड इन अनदर केस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in case of G. Vishwanath versus the Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly, the members who publicly express opposition to their parties or support for another parties are deemed to have resigned. G. Vishwanath versus the Speaker Tamil Nadu Legislative Assembly केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि कोई भी मेंबर जो अपने पार्टी के अगेंस्ट चला जाता है या फिर पब्लिकली अपोजिशन एक्सप्रेस कर देता है अपने पार्टी के अगेंस्ट, देन ही इज सपोज टू बी डीम्ड रिजाइंड, तो उसे रेजिग्नेशन ही माना जाएगा. अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन जुडिशियल रिव्यू. सो द एंटी डिफेक्शन लॉ स्टेटेड दैट द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, बट सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द कंडीशन इन 1992 अलाउइंग अपील्स अगेंस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन. 1992 से पहले क्या होता था कि जो भी डिसीज़न होता था, फुल एंड फाइनल डिसीज़न, वो स्पीकर का होता था. उस पर कोर्ट कुछ भी इंटरवीन नहीं कर सकते थे. लेकिन 1992 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया जिसके तहत डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स कैन अपील अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन. एंड इन सेवरल अदर केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवीन अंटिल प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स ऑर्डर. और कुछ अन्य भी केस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक स्पीकर कोई भी निर्णय नहीं दे देता तब तक कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. अब इस लॉ में चेंजेस लाने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस बताई गई, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो इन 1999 लॉ कमीशन, मर्जर शुडंट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन. 1999 लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो मर्जर होता है वो डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर नहीं रखा जा सकता. द अदर वन, डिसीजन टू क्वालिफाई बी टेकन बाय गवर्नर, प्रेसिडेंट और द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इंस्टेड ऑफ स्पीकर. अब एक दूसरा रिकमेंडेशन आता है कि मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने का अल्टीमेट जो डिसीजन होना चाहिए वो गवर्नर या प्रेसिडेंट को देना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, और ना कि स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर अपने पावर्स का मिसयूज़ करते थे. मैक्सिमम जितने भी स्पीकर हुए वो क्या होता था, उसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते थे, उसी पॉलिटिकल पार्टी के होते थे जिसकी मेजॉरिटी होती थी सदन में. अदर रिकमेंडेशंस इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ऑफ 2003. इनका जो रिकमेंडेशन था, द डिफेक्टर शुड बी बियर्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, कि जो डिफेक्टर होंगे, जो पार्टी स्विच करेंगे, वो कोई भी पब्लिक ऑफिस इन फ्यूचर होल्ड नहीं कर सकते, उनको रोक देना चाहिए किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से. और जो नेक्स्ट था सिविल राइट ग्रुप्स के द्वारा, सो वोटर शुड बी गिवन राइट्स टू रिकॉल डिफेक्टिंग एमपीज एंड एमएलएस. और उनके अकॉर्डिंग, सिविल राइट्स ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, जो वोटर्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली उनको इलेक्ट किया है, उनके पास ही पावर होनी चाहिए to recall defecting MPs or MLAs. So this was all about the anti-defection law. होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अब ज़रा हम बात कर लेते हैं नंबर गेम पे. राजस्थान के जो नंबर गेम करंट में है, 2018 दिसंबर इलेक्शंस में कांग्रेस को जो कि 108 सीटें मिली थी, 101 सीटें मिली थी, और उसे 6 बीएसपी के मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट हासिल हुआ था. वहीं पे उसकी अपोजिशन बीजेपी को 72 सीट्स मिली थी. और जो छोटा लोकल पार्टीज़ थी, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3 मेंबर्स जिन्होंने आगे चल के बीजेपी को सपोर्ट दिया था, बीजेपी एली है, और भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीट्स मिली थी, सीपीआईएम को 2 सीट्स मिली थी, राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट मिली थी, और इंडिपेंडेंट्स 13 जीते थे. और इसमें अगर हम देखते हैं तो आईएनसी के जो एलीज थे वो भारतीय ट्राइबल पार्टी, सीपीआईएम और राष्ट्रीय लोक दल. तो टोटल ये जो मार्क पहुंचता था लगभग 112 का. और अभी तक जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्लेम करते आए हैं कि उनको इंडिपेंडेंस का भी
साथ था, इंडिपेंडेंट्स भी उनकी सपोर्ट में थे। सो अब जो करंट वहाँ की सिचुएशन बन रही है, 19 MLAs जिनके पास नोटिस भेजी है स्पीकर ने, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उससे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी हाउस की। वो तो इन फ्यूचर डिसाइड करेगा कि कैसे क्या रहता है, स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करता है नहीं। फ़िलहाल तो अभी सचिन पायलट राजस्थान हाई कोर्ट चले गए हैं। अब जो भी डिसीज़न आएगा टिल ट्यूसडे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद स्पीकर जो भी डिसीज़न लेता है वो तो इन फ्यूचर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो नंबर गेम होने वाला है वो बहुत क्लोज होने वाला है। MP में हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत क्लोज मार्जिन था और उसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी सरकार बना लेती है। अब राजस्थान में क्या होता है ये तो डिपेंड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का पक्ष मजबूत नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, दल बदलना, ये क्या भारतीय राजनीति के लिए सही है। शुरुआत में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आती गई, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है और सरकारें अभी भी बदल जाती हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ चीज़ें निकाल ज़रूर लेती हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। सो इन फ्यूचर इस लॉ को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। होप कि इस पे काम होगा। सो ये था एंड इस वीडियो का। होप कि थिंग्स आपको क्लियर हुई होंगी। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज़ कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लर्निंग अस। थैंक यू and subscribe to our channel, Graduate Yourself. Thanks a lot.